हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और ये चैप्टर जो है बिलोंग करता है आपकी ज्योग्राफी की बुक से। अब लाइफलाइन जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं एयर की, वाटर की, कि भाई ये ऐसी थिंग है जो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी, अगर हमको क्या करना है, अर्थ में लिव करना है या सरवाइव करना है। पर अगर हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम पीरियड की, यानी कि आज के टाइम पीरियड की, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन ने क्या करी है, डेवलप करी हैं, और आज उनके बिना हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप जो कोरोना के टाइम पर पढ़ पा रहे हैं, तो किसकी वजह से पढ़ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज नेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये एक तरह से क्या है, हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, तो जिस तरह से व्हीकल्स हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, चाहे वो थ्री व्हीलर्स हो, या मैं अदर ट्रांसपोर्ट की बात करूं जैसे कि रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेशन की इकोनॉमी होती है उनके लिए सब कैसे वर्क करते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं एज अ लाइफ लाइन के तरीके से। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या ऐसे नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे नेशन के लिए, हमारी नेशन इकोनॉमी के लिए क्या कहलाते हैं, लाइफलाइन कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल प्लूरलिटी। अब यहाँ पर क्या बताया गया भाई, आपने क्लास 9 के अंदर ही पढ़ा होगा जब आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर पढ़ा था कि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है। हम जो है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर अगर साइज वाइज देखेंगे। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो वी आर द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। प्लस हमारे यहाँ पर जो सोशल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी वाइज क्या है, डिवाइडेड है, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि अगर हम देखते हैं टाइम पीरियड आज का, तो जो हमारा इंडिया है ये वेल कनेक्टेड है, वेल लिंक्ड है किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। चाहे हम बात करें कि इंडिया की जो साइज है वो बहुत वास्ट है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो पीपल है वो डिवाइडेड है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो पीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। नॉट ओनली स्टेट वाइज, बस अगर आप देखेंगे तो रीजन वाइज भी जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, वेरी करती है। प्लस सोशो कल्चरल प्लूरिटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कल्चरल वाइज भी क्या है, डिफरेंसेस हैं। पर उसके बावजूद भी आज हम क्या है, वेल लिंक्ड है किससे, विद इन द कंट्री। अगर हम बात करेंगे आउटसाइड वर्ल्ड से तो उससे भी हम बहुत ज्यादा क्या है, लिंक्ड है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ लाइफलाइन, यानी कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, उनकी वजह से। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc., have been contributing to its socio-economic progress in many ways. अब यहाँ पर हमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल बताए गए हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवेज की, एयरवेज की, वाटरवेज की, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और नॉट ओनली इन कंट्री के अंदर बल्कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से भी क्या है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रोड्स, रेलवेज और आप कह सकते हैं एयरवेज की मदद से। आगे हमने देखा कि किस तरह से जो रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, सिनेमा, इंटरनेट है, ये भी ऑटोमेटिकली हमको क्या करते हैं, वर्ल्ड से कनेक्टेड रखते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्टेड रखते हैं। जिसका कि मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि आज कोविड की सिचुएशन में भी आप घर बैठे जो लेक्चर्स हैं, जो अपनी पढ़ाई है वो कर पा रहे हैं, और हम जो टीचर्स हैं वो भी आपको पढ़ा पा रहे हैं किसकी वजह से, ड्यू टू टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर आज आपके पास अच्छा नेट नहीं होगा, यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, अच्छा मोबाइल या अच्छा लैपटॉप नहीं होगा, तो आज आप जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर्स आप देख नहीं पाएंगे, या आपकी स्टडी जो होगी वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। और वैसे ही वाइस वर्सा है कि आज अगर हम टीचर्स के पास इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं होगी,
तो ऑटोमेटिकली हम भी आप तक रीच नहीं कर पाएंगे और आपको लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या करती है, नेशनल की इकोनॉमी को बाइंड करके रखती है और ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करती है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of लाइफ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आज हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो लोकल भी अपना बिजनेस बहुत इजीली कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी जो मार्केट्स हैं वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह से हम आज बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत इजीली हमारे लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं। और ये सब हमने पढ़ा है हमारे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के अंदर कि किस तरह इंडिया के अंदर जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है उसे अपनाया गया और हमारी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो लोकल कंपनीज थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हुई और बाहर की जो भी कंपनीज हैं वो भी इंडिया में आकर इंडियन मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती हैं, कंज्यूमर्स को सेल कर सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो कहीं ना कहीं एडअप कर सकते हैं अपनी वाइटलिटी को और कहीं ना कहीं जो नेशन है उसकी इकोनॉमी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आगे से बताया गया है कि ऑटोमेटिकली इन सब चीजों की वजह से ही इनरिच हुई है हमारी लाइफ और एडेड हुई है सस्टेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज, यानी कि आज हम जितनी भी ग्रोइंग एमिनिटीज को यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीफोन्स हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने हमारी लाइफ को क्या बनाया है, ईजी बनाया है, हमारी लाइफ को मोर क्या बनाया है, कंफर्टेबल बनाया है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और कहीं ना कहीं जो ये लाइफ लाइन है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, या आप कह सकते हैं जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, टेलीफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनकी वजह से आज हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, ईजी हो गई है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पीरियड में जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को विदाउट फोन, विदाउट इंटरनेट के इमेजिन नहीं कर सकता है, विदाउट व्हीकल के भी इमेजिन नहीं कर सकता है। बट अगर आप देखेंगे पुराने टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में, तो हमारे जो फोरफादर्स हुआ करते थे, क्या उनके पास टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल थी? नहीं थी। क्या जिस तरह के मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम यूज करते हैं, क्या उनके पास अवेलेबल थे? नहीं थे। पर फिर भी वो सरवाइव करते थे, फिर भी वो लिव करते थे। पर आज हम इन सब चीजों के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह इन्होंने इनरिच करी है हमारी लाइफ को और किस तरह से इन ग्रोइंग फैसिलिटीज ने ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ को और ज्यादा क्या बनाया है, कंफर्टेबल बनाया है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बेसिकली जैसे कि हमने बात करी रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, तो ये सब क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो किस तरह से ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो सर्व करते हैं किसी भी कंट्री में एज अ लाइफ लाइन, और किस तरह हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उसे मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई कंट्री अंडर डेवलपिंग है तो उसको कहीं ना कहीं डेवलपिंग फेज में लाते हैं, कोई कंट्री अगर डेवलपिंग है तो उसको कहीं ना कहीं वो पाथ दिखाते हैं जिससे कि वो क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके किसके अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइक ए गुड रोड्स, रेलवेज, ये सब कुछ क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, ये सब कुछ क्या होती है, अच्छी होती है। यही कहीं ना कहीं मेजर डिफरेंस होता है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप कंट्री में। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले किस तरह से ये मॉडर्न मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से ग्रो करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, लाइफ लाइन की तरह वर्क करते हैं किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए। तो आई होप आपको ये क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली आप अपने सामने देख रहे होंगे चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू हम बेसिकली समझेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है
इसे बेसिकली आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक किया गया है ट्रांसपोर्ट में, सेकंड किया गया है कम्युनिकेशन वाइज और थर्ड किया गया है ट्रेड वाइज। अब अगर आप देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट पार्ट है रोडवेज, सेकंड पार्ट है आपका रेलवेज, थर्ड पार्ट है एयरवेज, फोर्थ पार्ट है वाटरवेज एंड फिफ्थ पार्ट है आपका पाइपलाइन। सो बेसिकली ये जो 5 है ये क्या है, ट्रांसपोर्ट वाइज है। अगर हम देखते हैं कम्युनिकेशन वाइज, तो कम्युनिकेशन वाइज जो है फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है पर्सनल और एक है मास कम्युनिकेशन। उसी तरह जो ट्रेड है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है नेशनल ट्रेड और एक है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इन्हें फर्दर भी डिवाइड किया गया है, कैसे कि आप देखेंगे जो रोडवेज हैं इन्हें फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी जो रोड्स हैं उन्हें फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकंड है नेशनल हाईवेज, थर्ड है स्टेट हाईवेज, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ है अदर रोड्स एंड सिक्स्थ है बॉर्डर रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल यूज, जो रोड है उन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मेटल रोड्स और एक है अनमेटल्ड रोड्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम रोडवेज के अंदर, या बेसिकली जो फर्स्ट हमारा हेडिंग है ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोडवेज। और रोडवेज को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें रोडवेज को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, और जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें रोडवेज को डिवाइड किया गया वो किया गया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटीरियल यूज। अब सेकंड जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर वो पढ़ेंगे रेलवेज, और जो रेलवेज है इन्हें बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है ब्रॉड गेज, सेकंड होता है मीटर गेज और थर्ड होता है नैरो गेज। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट के अंदर वो है एयरवेज, और एयरवेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, डोमेस्टिक एयरवेज, सेकंड है इंटरनेशनल एयरवेज और थर्ड है प्राइवेट एयरवेज। उसी तरह जो वाटरवेज है उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है इनलैंड, सेकंड है ओशियनिक। नेक्स्ट है हमारी पाइपलाइन। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है कम्युनिकेशन, और मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के बेसिस में जो बेसिकली लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूंगा पर्सनल कम्युनिकेशन की तो इसके अंदर थिंग्स आती हैं जैसे कि हमारे इंडियन पोस्टल नेटवर्क है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क है जिसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ मास कम्युनिकेशन की तो उसे फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, दूरदर्शन के अंदर, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स के अंदर, एंड लास्ट किसके अंदर किया गया, सिनेमाज एंड मूवीज के अंदर। तो बेसिकली सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। फिर हम देखते हैं हमारी जो थर्ड कैटेगरी है लाइफलाइन की वो है ट्रेड, और ट्रेड को फर्दर डिवाइड किया था नेशनल एंड इंटरनेशनल, और फर्दर उन्हें जो डिवाइड किया जाता है वो क्या आता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो आते हैं बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सो बेसिकली आप इस चार्ट से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं बेसिकली। तो हम जो लाइफलाइन है नेशनल इकोनॉमी को, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो हम पढ़ेंगे। पहला है ट्रांसपोर्ट के बेसिस में, सेकंड है कम्युनिकेशन के बेसिस में, और थर्ड है ट्रेड के बेसिस में। और मैंने आपको यही बताया कि जो ट्रांसपोर्ट है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में, वाटरवेज के बारे में एंड पाइपलाइन के बारे में। उसी तरह जिस तरह हम कम्युनिकेशन में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक है मास कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट हमने देखा ट्रेड, जिसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा नेशनल ट्रेड और एक हमारा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग को। ट्रांसपोर्ट के बेसिस में जो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, रोडवेज। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर रोडवेज। India has one of the largest road networks in the world, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है बेसिकली 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, और हमारी जो कंट्री है यहाँ पर ज्यादातर पीपल आज भी कहाँ रहते हैं, रूरल साइड रहते हैं, या आप कह सकते हैं विलेज एरिया में रहते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर उसे हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो ऑटोमेटिकली उसे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे विलेजेस को किसके साथ, टाउन्स के साथ एंड सिटीज के साथ, सो दैट हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर सके और
और हमारी जो अर्बन इकोनॉमी है वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली रूरल एरिया से आता है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, पढ़ा था हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आई होप आपको क्या होगा, क्लियर होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो अभी हम देखते हैं टॉपिक के अंदर कि जो इंडिया है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं तो अमंग जो टॉप में है उसमें इंडिया का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एग्रीगेट तो हमारे जो रोड है वो कितना है, 56 लाख किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा होता है भाई। इतना तो किसी किसी कंट्री के साइज भी नहीं होता जितना हमारे पास क्या है, रोड्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह जो इंडिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स के अंदर आता है वर्ल्ड के अंदर। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रिसीडेड रेलवेज। अब यहाँ पर क्या बताया, कहीं ना कहीं जो इंडिया जैसी कंट्री है जहां पर इतनी डिफरेंट डिफरेंट टॉपोग्राफी है, इतने डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि हर जगह जो है हम रेलवे लाइंस नहीं डाल सकते भाई। आप इस तरह देखिए कि स्लोप्स के अंदर, माउंटेन्स के ऊपर जो रेलवे लाइंस होती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, यानी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऑल्दो इंडिया आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो इस तरह की जो डिफिकल्ट सर्फेसेस होती हैं, टॉपोग्राफी होती है, वहां पर भी रेलवे लाइंस डाल सकें ताकि उसको वेल कनेक्ट कर सकें। बट कहीं ना कहीं जो रोड्स हैं उनको ले डाउन करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू रेलवे। इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि इंडिया के अंदर जो रोडवेज है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेड है किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं जो रोडवेज है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू रेलवेज। वो क्यों, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। They still have an edge over railways in view of the ease with which they can build and maintain। और यहाँ पर बताया भी गया है कि कहीं ना कहीं जो रोडवेज है उनकी क्या एक एज है किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप कह सकते हैं बिल्ड और मेंटेन करने का काम होता है रोडवेज का, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रोडवेज होते हैं उनको बनाना बहुत सिंपल टास्क होता है, उन्हें बनाना भी डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे रोडवेज को और रेलवेज को तो कहीं ना कहीं जो रोडवेज हैं वो कहीं ना कहीं एज यानी कि एक एडवांटेज रखते हैं रेलवेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोडवेज हैं या जो आप कह सकते हैं जो रोड्स हैं उनको बनाना, उनको बिल्ड करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू रेलवेज। क्लियर? तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। भाई अभी हमने पढ़ा रोडवेज के बारे में, अब हम देखेंगे किस तरह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, वो हम बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। अब प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो रोड्स हैं वो कहीं ना कहीं एज रखते हैं किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही उसका आप कह सकते हैं एक तरह से कंक्लूजन बताया गया, उसका सॉल्यूशन बताया कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज। वो इसलिए क्योंकि उनको बिल्ड करना, मेंटेन करना इजी है, प्लस उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कंपैरेटिवली लोअर है अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, रेलवेज की कंस्ट्रक्शन के साथ। यानी कि जो रेलवे लाइंस होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, उसको कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। जो रोडवेज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना कंपेरेटिवली क्या होता है, चीप होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना भी सस्ता है और बिल्ड करना और मेंटेन करना भी क्या है, सस्ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो रोडवेज हैं वो कहीं ना कहीं एडेड क्या रखते हैं, एडवांटेज रखते हैं किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर। क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस के बारे में। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टॉपोग्राफी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बेसिकली जो रोड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड होते हैं एंड अंडुलेटेड टॉपोग्राफी, यानी कि जो भी ऊपर नीचे की टॉपोग्राफी होती है, यानी कि हिली रीजन्स हो, स्लोपी रीजन्स हो, किसी भी तरह का एरिया हो, वहां पर कंपैरेटिवली रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही इजी होता है अगर आप उसे कंपेयर करेंगे रेलवेज के साथ। क्यों? क्योंकि जो रेलवेज होती हैं बेसिकली आप कह सकते हैं प्लेन एरिया में ज्यादा प्रिफर होती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो रोड्स हैं वो कंपेरेटिवली मोर डाइसेक्टेड होते हैं एंड अंडुलेटिंग टॉपोग्राफी पर भी इनको आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि हम रेलवेज को इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको सेकंड इंपॉर्टेंस भी क्या होगी, क्लियर होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस।
Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। अब यहाँ पर वही बताया गया है जो हमने अबव पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था कि जो रोड्स हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं क्या, हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, यानी कि जो स्लोपी रीजन्स होते हैं, जो हायर ऑल्टीट्यूड में रीजन्स होते हैं, वहां पर भी आप इजीली रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालय, यानी कि अगर हम बात करें एग्जांपल है हिमालयाज की, तो हिमालयाज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर रेलवेज नहीं चलती हैं, बट रोड से आप वहां पर इजीली क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की जो टोपोग्राफीज होती हैं, जो स्लोपी रीजन्स होते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं, वहां पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना क्या है, पॉसिबल है। पर कहीं ना कहीं जो रेलवेज है उन्हें आप इस तरह की हिली स्लोपी रीजन्स में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर भी दिया तो भी बहुत रिस्की टास्क है। आप पीपल्स की लाइफ के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, डेंजर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीपल की लाइफ को क्या कर रहे हैं, डेंजर में डाल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि जो इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की वो क्यों है, क्योंकि इनको कंस्ट्रक्ट करना यानी कि बिल्ड करना, मेंटेन करना कंपैरेटिवली क्या है, लेस कॉस्टली है अगर हम रेलवे से उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। प्लस आप रोडवेज को या जो रोड्स हैं उन्हें कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, चाहे वो हिली रीजन्स हो, जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस किया हिमालयाज का। पर जो रेलवे लाइंस हैं उनको आप इन एरियाज में यानी कि जो स्लोपी रीजन्स होते हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, यहाँ पर आप रेलवे लाइंस नहीं बिल्ड कर सकते। तो इसीलिए जो रोडवेज हैं वो कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज रखते हैं किसके ऊपर, रेलवेज के ऊपर। तो आए हो आपके पॉइंट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्संस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। आप इस तरह समझिए कि सपोजिटली आप हैं या मैं हूं, कहीं पर हम रेंट पर रहते हैं और हमें अपना जो घर है, जो हाउस है वो शिफ्ट करना है, और हमने कहीं नियर बाय लोकेलिटी में ही अपना क्या है, नेक्स्ट जो न्यू हाउस है वो रेंट पर लिया है। तो उसके लिए मुझे अपना जितना भी स्टफ होगा, जितना भी सामान होगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और आप कह सकते हैं लेस जो आपके सामान है, ठीक है ना, जो भी आपका स्टफ है, उसके लिए सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या पड़ता है, रोडवेज पड़ता है। वही फॉर एन एग्जांपल इमेजिन करिए आप जो है कहीं भी जा रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो खराब हो गई है, तो आप क्या करेंगे, कोई टैक्सी हायर करेंगे, कोई ऑटो रिक्शा हायर करेंगे और आप क्या करेंगे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रेलवेज वालों को कॉल करेंगे कि आपके लिए रेल लेके आए, या आपके लिए आप एयरवेज को फोन करेंगे कि आपके लिए कोई प्लेन भेजे। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट द पीएम ऑफ द कंट्री और यू आर नॉट अ अंबानी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तब तक तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और ये तब भी पॉसिबल नहीं है बेसिकली चाहे आप कोई भी पर्सन हो, क्योंकि रेलवेज भी जो है वो हर जगह ट्रैवल नहीं करती है, उनका भी एक फिक्स रूट है जहाँ पे रेलवे लाइंस होती है, उन्हीं के ऊपर जो रेल्स है वो चलती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह समझिए इस पॉइंट को कि कहीं ना कहीं अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, नियर बाय लोकेलिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा जो स्टफ है वो भी ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि सपोजिटली हम कहीं पर रेंट पे रहते हैं और हम अपने हाउस को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो स्टफ है, हमारा जो सामान है, उसे भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रोडवेज है। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower। अब अबव पॉइंट के साथ आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो रोड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, डोर टू डोर सर्विस, इसीलिए जो कॉस्ट जो होती है लोडिंग की और अनलोडिंग की वो क्या होती है, मच लोअर होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट के अंदर ही घर का एग्जांपल लिया था कि हम घर क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोडिंग करानी पड़ेगी अपने सामान की, फिर जहां पर आपने नया घर लिया है वहां पर आपको उसको अनलोडिंग करानी पड़ेगी। तो उसका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम आता है अगर आप उसे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए रोडवेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रोड ट्रांसपोर्ट is also used as a feeder to other modes of transport such as they provide a link between railway station, air and seaports। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर आज आपको रेलवे स्टेशन जाना है अपने घर से, तो आप किसकी मदद से आएंगे, रोड्स की तरफ मदद से जाएंगे। भाई जो गाड़ी है वो कहाँ चलाएंगे, रोड्स पे चलाएंगे। उसी तरह अगर मुझे कहीं भी जाना है, जैसे सीपोर्ट जाना है, या कोई भी मैंने कोई स्टफ है जो बाहर से मंगाया विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज, तो मैं अपने यहाँ पर उस सामान को कैसे लेके आऊंगा, भाई वो पोर्ट्स पे तो आ जाएगा, पर पोर्ट्स पे
उस सामान को मुझे अपने घर पे किसकी मदद से लाना पड़ेगा, रोड की मदद से। क्यों? क्योंकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, एज अ फीडर वर्क करता है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है एक तरह से लिंक, जैसे कि एग्जाम्पल है रेलवेज का, एयरवेज का एंड सी पोर्ट्स का। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रोड्स। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी जो रोड्स हैं वो फर्दर 6 पार्ट्स में क्या है, क्लासिफाइड है, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर highways. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6 lane super highways. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं ये क्या होते हैं, 6 लेन सुपर हाईवेज होते हैं। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है कहीं ना कहीं। क्यों? सो दैट वो क्या कर सके, रोड नेटवर्क को डेवलप कर सके। जो मेट्रो या आप कह सकते हैं जो मेगा सिटीज है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है एंड दिल्ली है। तो बेसिकली जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च प्रोग्राम है। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है उनका जो मेन रीजन या टारगेट है वो है लिंक करना जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं या जो कि आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी कंट्रीज की जो प्लेसेस हैं, जैसे कि हम बात करें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई की। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेकेंड पॉइंट। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर जो कि है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंड कन्याकुमारी जो कि है तमिलनाडु के अंदर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर जो कि आसाम एंड पोरबंदर जो कि आता है गुजरात के अंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं बेसिकली ये हाईवे जो है वो लिंक करते हैं नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट में। और अगर हम देखते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को तो ये लिंक कर रहे हैं श्रीनगर को किससे, कन्याकुमारी से, जिसमें श्रीनगर जो है वो कहाँ आता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जो कन्याकुमारी है ये कहाँ आता है, तमिलनाडु के अंदर। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं वो कनेक्ट करते हैं ईस्ट को वेस्ट कॉरिडोर से, यानी कि कनेक्ट कर रहे हैं ये ईस्ट में किधर, सिलचर जो कि क्या है आसाम में है एंड वेस्ट में किधर, पोरबंदर जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर है। तो आई होप आपका वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। The major objective of this super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of इंडिया। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट है वो क्यों लिया है, सो दैट जो मेगा सिटीज है उनके बीच में कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है उसे कम किया जा सके। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मेजर ऑब्जेक्ट है इन सुपर हाईवेज का वो क्या है, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, मेगा सिटीज ऑफ इंडिया के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, जो टाइम लगता है ट्रेवल करने में वो क्या हो, कम से कम लगे। क्यों? क्योंकि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है क्या है, 6 लेन सुपर हाईवेज हैं। आगे देखते हैं। These highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NHAI। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है इस प्रोजेक्ट को बेसिकली इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है, तो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करती है NHAI जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रोड जो है नेशनल हाईवेज। अब नेशनल हाईवे में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है These are the primary road systems and are laid and maintained by the Central Public Work Department। अब यहाँ पर नेशनल हाईवे के अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि भाई जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो बेसिकली क्या है, प्राइमरी रोड सिस्टम्स है हमारी कंट्री के अंदर। और इसको ले करने का यानी कि बनाने का काम और मेंटेन करने का काम कौन करती है, CPWD। और CPWD की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं उनको इंप्लीमेंट मेंटेन करने का काम बेसिकली कौन करता है, NHAI। उसी तरह जो नेशनल हाईवेज हैं इनको मेंटेन करने का काम करती है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट।
A number of major national highways run in the north south and east west direction. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारे नंबर ऑफ जो नेशनल हाईवेज हैं वो रन करते हैं, चाहे हम बात करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, चाहे हम बात करें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। आप इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। आई एम श्योर आपने बाय रोड जो है अपने पापा मम्मी के साथ जो है ट्रैवल किया होगा, तो वहां पर आप टोल वगैरह पर रुकते होंगे, तो वहां पर जब स्लिप आती होगी तो आपने अगर कभी उसे देखा होगा या इन फ्यूचर कभी भी आप ट्रैवल करें तो उसे जरूर देखिएगा। उस पर लिखा होगा कि कौन सा वो नेटवर्क है, तो वहां पर NH1 होता है, NH2 होता है, NH42 हो सकता है, NH48 हो सकता है। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवेज हैं वो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर क्या है, प्राइमरी रोड सिस्टम है। तो डेफिनेटली जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और बीच में टोल आता है, तो वहां पर जब आप स्लिप कटवाते हैं टोल की, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम देखिएगा, वहां पर आपको पता पड़ेगा कि आप कौन से नेशनल हाईवे पर जो है वो रन कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो नेशनल हाईवेज हैं ये बेसिकली क्या है, नंबर्स में हमारी कंट्री के अंदर हैं, और अगर आप चाहे ईस्ट वेस्ट की बात करें, चाहे आप नॉर्थ साउथ की बात करें, ये सभी डायरेक्शन में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The historical शेरशाह सूरी मार्ग is called National Highway number 1 between Delhi and अमृतसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि भाई जो हिस्टोरिकल, जिसका नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग है, इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 भी कहते हैं, जो कहाँ है, जो है दिल्ली एंड अमृतसर के बिटवीन में, यानी कि दिल्ली से अमृतसर के बिटवीन में है, और उसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, जिसे हम बेसिकली शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। तो आई होप आपको वाले पॉइंट भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा रोड है वो है हमारा स्टेट हाईवेज, यानी कि नेक्स्ट हमारे जो हाईवेज हैं वो कौन से हैं, स्टेट हाईवेज हैं, जो है थर्ड नंबर पर। अब हम देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडर स्टेट हाईवेज। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि वो रोड जो बेसिकली जो स्टेट की कैपिटल होती है उसे डिफरेंट स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनसे लिंक करते हैं, तो उन रोड्स को हम क्या बोलते हैं, उन रोड्स को हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं स्टेट कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। तो दीज रोड्स आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। These roads are constructed and maintained by the State Public Work Department PWD in state and union territories। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरह से जो नेशनल हाईवेज था उनको मेंटेन करने का काम कौन करती थी, CPWD, उसी तरह जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम करता है PWD, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टेट्स के अंदर हो चाहे वो यूटी के अंदर हो। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमारा जो नेक्स्ट रोड्स हैं वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो है फोर्थ कैटेगरी, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स बेसिकली क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनको ये कनेक्ट करते हैं अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स का। क्लियर? आगे देखते हैं। These roads are maintained by the जिला परिषद। अब जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं इनको मेंटेन करने का काम किसका होता है, जिला परिषद का होता है। भाई आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से हमने सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ रोड्स पढ़े थे वो थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, उनको मेंटेन करने का काम था NHAI का। उसी तरह जिस तरह से नेशनल हाईवेज है उनको मेंटेन करने का काम किसका था, CPWD का। थर्ड हमने पढ़ा था स्टेट हाईवेज के बारे में, तो जो स्टेट हाईवेज है उनको मेंटेन करने का काम किसका है, PWD का। उसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं इनको मेंटेन करने का काम होता है किसका, जिला परिषद का। तो आई होप आपको ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमारे जो नेक्स्ट रोड्स हैं वो कौन से, अदर रोड्स। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी फिफ्थ कैटेगरी है जो कि है अदर रोड्स। और अदर रोड्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो अदर रोड्स के अंदर कौन से आते हैं, वो रूरल रोड्स जो बेसिकली लिंक करते हैं किसको, रूरल एरियाज को एंड विलेजेस को, किसके साथ, टाउन्स के साथ, वो आते हैं अदर रोड्स के अंदर। तो आप इस तरह समझिए कि भाई जो रूरल एरियाज हैं हमारे, यानी कि जो विलेज एरियाज हैं, उन्हें भी हमें कनेक्ट करना पड़ता है किसके साथ, टाउन्स के साथ, सिटीज के साथ। तो इस तरह के जो रोड्स होते हैं वो आते हैं अदर रोड्स के अंदर। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल
इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अदर रोड्स होते हैं कहीं ना कहीं इन्हें स्पेशल प्रिविलेज गिवन है, और ये स्पेशल प्रिविलेज जो है वो इन्हें किसके अंडर गिवन है, ये गिवन है उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर। यानी कि जो रोड है इनको एक स्पेशल इम्पेटस मिलता है, और किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। तो आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। अंडर दिस स्कीम special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all season motorable road। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो ये इम्पेटस जो बेसिकली इन रोड्स को मिलता है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्कीम के अंदर जो प्रोविजन है वो क्या है कि इस तरह के जितने भी रोड्स हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं जितने भी हमारी कंट्री के अंदर रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उनको बेसिकली क्या किया जाए, लिंक किया जाए किसके साथ, मेजर टाउन्स के साथ जो हमारी कंट्री के अंदर है, और इस तरह से रोड्स बनाए जाएं जो हर सीजन्स पे क्या चले। यानी कि फॉर एग्जांपल यानी कि पक्के रोड बनाए जाएं, पक्के और मजबूत रोड बनाए जाएं, जिससे कि जितने भी सीजन हो, ऑल सीजन्स के अंदर ये रोड हो जो वो क्या है चलें, ये ब्रेक डाउन ना करें। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अदर रोड्स का वो क्या है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उनको बेसिकली क्या किया जाए, लिंक किया जाए, कनेक्ट किया जाए टाउन्स के साथ और सिटीज के साथ। प्लस यहाँ पर जो भी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो वो किस तरह से हो, वो इस तरह के हो जो क्या हो, ऑल सीजन पे क्या करें, वर्क करें, यानी कि रेनी सीजन के टाइम पीरियड में ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो आई होप हमने जो अदर रोड्स डिस्कस करे इसके भी सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट रोड्स विच इज बॉर्डर रोड। तो हमारे जो 6 टाइप ऑफ रोड्स हैं वो कौन सा है, बॉर्डर रोड है। और बॉर्डर रोड के अंदर जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है वो है Border Roads Organization, a government of India undertaking constructed and maintain road in the border areas of the country। जैसे कि नाम बता रहा है बॉर्डर रोड्स, तो बेसिकली ये क्या है, ये वो रोड हैं जो बेसिकली हमारे बॉर्डर एरियाज पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, और इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम कौन करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर आती है, तो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जिसका काम होता है कंस्ट्रक्ट करना एंड मेंटेन करना, किसको, बॉर्डर एरिया के जितने भी रोड्स होते हैं उनको हमारी कंट्री के अंदर। तो आई होप आपको अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा अंडर बॉर्डर रोड्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है, बेसिकली वहां पर ज्यादातर, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं थी हमारे नॉर्थ या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली उन्होंने इस जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे स्टैब्लिश किया। और कब स्टैब्लिश किया, इसे स्टैब्लिश किया था 1960 के अंदर। और बेसिकली इसका जो मेन काम है, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है या जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है उस एरिया को वेल लिंक करना, वेल कनेक्ट करना हमारे अदर जो रोड सिस्टम है, हमारे जो अदर प्लेसेस है उनके साथ, सो दैट हम हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी अच्छे से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। स्पेशली जो वहाँ का बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम वहां पर क्या कर सके, इमीडिएटली अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बैकअप जो है वो प्रोवाइड कर सके, फूड फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करे अगर कभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट या वॉर वाली सिचुएशन आती है। तो बेसिकली जो बॉर्डर रोड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं बॉर्डर एरियाज के रोड। और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्टैब्लिश किया था 1960 में। और कहीं ना कहीं इन्हें एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। और इनका जो मेन रीजन है, मेन टारगेट है वो क्या है कि जो नॉर्दर्न हमारे बॉर्डर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे बॉर्डर्स हैं, उन एरियाज में बेसिकली रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, सो दैट वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो हमारे नॉर्मल एरिया से वेल कनेक्टेड हो, सो दैट कभी भी कोई वॉर की सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पर इमीडिएटली जो भी बैकअप फैसिलिटीज है उन्हें प्रोवाइड कर सके हमारी मिलिट्री को, आर्मी को। तो आई होप आपका वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these area। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर यही पॉइंट हमने अबाउट डिस्कस किया कि बेसिकली जो ये रोड्स होते हैं कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करते हैं एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो पहले हमें जिन एरियाज में पहुंचने में डिफिकल्टी आती थी, जो बेसिकली पहले कनेक्टेड नहीं थे, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर,
तो अब इन रोड की मदद से हम इजीली उन एरियाज को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंटेनिंग कंट्री का। जो बॉर्डर रोड्स हैं वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे अंडर बॉर्डर रोड्स वो भी आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड्स जो बेसिकली डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटीरियल कंस्ट्रक्शन। तो आप देखते हैं roads can also be classified on the basis of type of material used for their construction such as metalled and unmetalled roads। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो roads हैं वो फर्दर जो है वो क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज जो किया जाता है, और फर्दर जो है वो टू पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं जो है मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। तो आप देखते हैं कि कौन से रोड्स हैं जो कहलाते हैं मेटल्ड और कौन से रोड्स जो कहलाते हैं अनमेटल रोड्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट द मेटल रोड्स। मेटल रोड्स मे बी मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि बेसिकली जो मेटल रोड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट होते हैं किससे, जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, कोल होता है, ये सब चीजें इसके अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसीलिए ये जो रोड्स होते हैं कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ऑल वेदर रोड्स होते हैं, यानी कि किसी भी तरह का वेदर्स हो ये इतने इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत कॉमन होता है कि जैसे ही रेनी सीजन आता है तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा जो रोड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पर यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मेटल रोड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑल वेदर रोड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं सीमेंट से, कंक्रीट से, और इवन जो बिटुमेन कोल है उसका भी इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसीलिए जो मेटल रोड्स होते हैं वो ऑल वेदर रोड्स होते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट अनमेटल रोड्स के बारे में। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। अब यहाँ पर क्या बताया गया अनमेटल रोड्स के अंदर कि जो अनमेटल रोड्स होता है बेसिकली क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कच्चे रोड होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है या रेनी सीजन आता है तो ऑटोमेटिकली जो अनमेटल रोड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, यानी कि हम इनको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रोड्स हैं क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि बेसिकली जो रोड्स हैं उन्हें 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी, एंड नाउ जो रोड्स हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में किस तरह का मटेरियल यूज होता है उसके बेसिस पे भी रोड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है जो है मेटल्ड एंड अनमेटल। मेटल रोड्स में हमने क्या पढ़ा कि वो रोड्स जो ऑल वेदर रोड्स होते हैं वो कहलाते हैं मेटल रोड्स। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये बनते हैं कैसे, सीमेंट के यूज से, कंक्रीट के यूज से और कोल के यूज से। जबकि जो अनमेटल रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउट ऑफ यूज हो जाते हैं जैसे ही रेनी सीजन आता है। इसका मतलब वो कैसे रोड होते हैं, कच्चे रोड्स होते हैं। तो आई होप आपको जो भी हमने रोड्स के अंदर टॉपिक्स पढ़े वो क्या होंगे, क्लियर होंगे, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे।